हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसे हिडन बैंक की बात करेंगे जो अपना कासा फ्रेंचाइजी काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं एंड साथ साथ इस बैंक के अंदर काफी सारी ऑप्शनलिटीज भी हैं एंड बहुत सारे थीसिस पॉइंटर्स भी हैं। पर बिजनेस एनालिसिस चालू करने से पहले आज मैं आपको एक बुक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। इस बुक का नाम है ज़्यूरिक एक्सियम्स बाय मैक्स गंथर। तो इस बुक में मेरे को जो दो एक की लर्निंग्स लगी, पहली की लर्निंग थी कि नॉट टेकिंग अ रिस्क इज ऑल्सो अ रिस्क, कि अगर आप रिस्क नहीं भी लेते अपनी लाइफ में वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी भर अपना पैसा एफडी के अंदर डालते रहते हैं, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एंड आजकल जो एफडी का रेट चल रहा है, आप इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाएंगे, यानी आप महंगाई को भी नहीं बीट कर पाएंगे। एंड वो लोग एफडी के अंदर पैसे क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेना। बट एक्चुअली में नॉट टेकिंग अ रिस्क इज ऑल्सो अ रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। पहली की लर्निंग तो इस बुक से ये आती है। सेकेंड की लर्निंग इस बुक से क्या आती है कि प्ले फॉर मीनिंगफुल स्टेक्स। माने आपके जिस भी इन्वेस्टमेंट में आप इन्वॉल्व हैं या जिस टाइप का भी रिस्क ले रहे हैं उसमें प्ले फॉर मीनिंगफुल स्टेक्स। यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कंट्री का बाय द नेम ऑफ स्विट्जरलैंड। एंड स्विट्जरलैंड का ये बताते हैं कि इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, फिर भी स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने इस बुक के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे अडॉप्ट करे। तो ये बुक इज अ मस्ट रीड बुक। जितने भी यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए तो मस्ट रीड है अगर आप अपने 20s में। एंड ये बुक सिर्फ 140 to 150 पेजेस की है एंड एक पेज भी काफी छोटा छोटा है, तो आई थिंक आप 2-3 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। तो ये तो आज की बुक रिकमेंडेशन थी। तो बिजनेस एनालिसिस में आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते क्या हैं। आरबीआई ने ओवर द इयर्स काफी सारे मेजर्स लिए हैं इंडिया में फाइनेंशियल पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। बट 2013-2014 में आरबीआई ने क्या करा कि आरबीआई की जो कमिटी है वो बैठी थी एंड उन्होंने रेकमेंड करा कि जो कुछ एनबीएफसीज है हमें उनको राइट देना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने का। तो इनिशियली 10 एनबीएफसीज को लाइसेंस मिला था टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें से एक आई थिंक एक रीजनल बैंक भी था विच कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या है कि आप जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, माने जो एरियाज इकोनॉमी के जो अंडर सर्व्ड है, जहां पे ज्यादा क्रेडिट नहीं जाता, आप उनको क्रेडिट दीजिए। तो 75% जो इनकी बुक है या जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी कहते हैं, तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मैंडेटरी है कि 75% जो वो लेंड करता है वो पीएसएल सेक्टर को करे। माने यहाँ पे जो फार्मर्स है वो आते हैं, लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर हो गया, साथ साथ लेंडिंग टू जो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए लेंडिंग हो गई, यहाँ तक जो जितनी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनकी लेंडिंग हो गई, एंड साथ साथ जो छोटे छोटे घरों के लिए लेंडिंग है वो सारा पीएसएल का पार्ट आता है। तो ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एंड स्मॉल फाइनेंस की अगर हम अभी आज इंडस्ट्री देखते हैं तो लास्ट 5 इयर्स में यहाँ पे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 29% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 24 to 25% के CAGR से ग्रो करेंगे। एंड साथ साथ अगर यहाँ इस टाइम पे मार्केट शेयर देखते हैं इन कंपनीज का, तो आज जो 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो मोर देन 50-55% मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं। तो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 33% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है एसेट अंडर मैनेजमेंट में। सेकेंड है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 15% के आसपास कंट्रोल करता है। एंड थर्ड है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अगेन 15% के आसपास मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। तो आरबीआई का पर्पस क्या था स्मॉल फाइनेंस बैंक लगाने का? कि कंट्री के अंदर जो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन है और डीपन होती जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे रिसेंटली एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी आया था एंड उसका जो DRHP है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। एंड साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक के हमें एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के बेसिस ही वही है, दैट इज माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि माइक्रो फाइनेंस एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट है। यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं होता एंड ये उन लोगों को दिया जाता है जिनको बेसिकली दीज आर आल्सो नोन एज IGL लोन्स, इनकम जनरेशन लोन्स, कि जो डेली बेसिस में अपनी इनकम जनरेट करने के लिए बोरो करते हैं। तो ये लोग भी जो साहूकार्स एंड मनी लेंडर्स हैं इनसे पहले बोरो करते थे। एंड साहूकार्स एंड मनी लेंडर्स क्या करते थे इन लोगों के साथ कि इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। कहीं केसेस में तो 150% या 200% के आसपास भी चार्ज करते थे अगर हम उसको एनुलाइज करें एक दिन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी देखी एंड इंडिया में SKS माइक्रो फाइनेंस का 2010 के अंदर IPO आया था। तो SKS माइक्रो फाइनेंस वाज फाउंडेड बाय विक्रम अकुल्ला
एंड एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के साथ क्या हुआ कि उस टाइम पे ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे ऑलमोस्ट 40 to 45% का। पर उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हुई कि इस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा अच्छी रेगुलेशंस नहीं थी। तो 2011 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई कि जो फार्मर्स हैं दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, क्योंकि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के जो कलेक्शन टीम थी, जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे पे अप करने के लिए। एंड साथ साथ एक तरीके का जो डेट ट्रैप है वो भी फॉर्म हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्री की कोई रेगुलेशंस नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास करी, जिसकी वजह से जो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में उनका बिजनेस ऑलमोस्ट सारा डिफंक्ट हो गया था। तो ये सारी बेसिस है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की। एंड आज माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को एक सिक्लिकल इंडस्ट्री माना जाता है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जब भी कोई मैक्रो क्राइसिस आता है तो सबसे पहला इंपैक्ट जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है इसके ऊपर आता है। पार्ट ऑफ द रीजन इसका क्या है? क्योंकि एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या मैक्रो क्राइसिस आए हैं, क्या क्या इंपैक्ट्स आए हैं। पहला यहाँ पे अगर मैक्रो क्राइसिस देखते हैं तो नेशनल फार्म लोन वेवर आया था 2008-9 के आसपास। देन जब आंध्र प्रदेश का ऑर्डिनेंस आया था तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ -42% हो गई थी। फिर अगेन आंध्र प्रदेश में एक लोन वेवर आया था। फिर उसके बाद आपका 2016-27 में डीमोनेटाइजेशन हुई। फिर अगेन फार्म लोन वेवर हुआ। एंड अब रिसेंटली पैंडेमिक भी आया है। तो ये तो माइक्रो फाइनेंस की बात है, इसको भी आप जरूर याद रखना। एंड अगर यहाँ पे हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मार्केट शेयर देखते हैं तो जो भी इंक्रीमेंटल न्यू क्रेडिट लेंड हो रहा है, धीरे धीरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मार्केट शेयर भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक डेटा पॉइंट चेक करते हैं कि जो स्मॉल टिकट लेंडिंग होती है, माने जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं, उसमें जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनका मार्केट शेयर 0.8% से फर्स्ट हाफ ऑफ FY18 से ऑलमोस्ट 2020 में 5.6% के आसपास आ गए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है। एक NBFC के ऊपर एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी क्या एडवांटेज है कि NBFC बेसिकली जो इनका सोर्स ऑफ डिपॉजिट है, ये कासा कभी नहीं रेस कर सकते। माने करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ये जो अपने कस्टमर से जो डिपॉजिट नहीं ले सकते। मेरा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कासा भी रेस कर सकता है एंड जो कस्टमर से वो भी ले सकता है डिपॉजिट। तो इस वजह से इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के पास एक एडवांटेज आ जाती है। एंड क्योंकि ये कंपनीज पहले NBFC थी तो इनके पास 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो जितनी ज़्यादा अच्छी अंडरराइटिंग NBFCs करते हैं, पहली चीज़ ये कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो क्या कर सकते हैं कि इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है या जो इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, माने कि मैं किससे पैसा ले रहा हूँ, मैं कितने पे पैसा ले रहा हूँ, इनका ये इंटरेस्ट रेट एक्चुअली में जो NBFCs हैं उनसे कम होएगा, क्योंकि दीज आर एक्चुअली बैंक्स। इसके साथ हम जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका एनालिसिस करेंगे। एंड साथ साथ यहाँ SOIC में हम जितने भी बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज एनालाइज करेंगे, इनका हमने एक 3 बकेट फ्रेमवर्क बना रखा है। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करें। इस फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि हम इस कंपनी के अंदर 3 चीजें देखने वाली है। पहली चीज हम देखने वाले हैं इनके सोर्सेज ऑफ फंड्स के हैं, माने इनकी लाइबिलिटीज क्या है, ये पैसा रेज कहां से करते हैं और कितने परसेंटेज पे पैसा रेज करते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे कि इस कंपनी के एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के माने कंपनी जो एसेट्स के साथ क्या कर रही है, कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर है, कौन से टाइप के लोन्स दे रही है। एंड लास्टली हम इस कंपनी का जो प्रमोटर है उसको एनालाइज करेंगे, बिकॉज बैंकिंग एट द एंड इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट के बिना बैंकिंग नहीं चल सकता। एंड एक्चुअली में बैंकिंग इज नॉट अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द बैंक, इट इज अबाउट द DNA ऑफ द प्रमोटर। कुछ आपने बैंक्स देखे होंगे जो पास्ट में फेल करे हैं, क्योंकि DNA ऑफ द प्रमोटर काफी ज्यादा अग्रेसिव था। तो हमें प्रमोटर का या फिर जो क्वालिटेटिव चेक है वो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के केस के अंदर। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो पहले हम जो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली में 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड बिगिनिंग में इट वाज अ माइक्रो फाइनेंस लेंडर एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय PV वासुदेवन। अब जो वासुदेवन है ये पहले चोलामंडलम के साथ काम करते थे। तो प्रमोटर की बात हम एंड में करेंगे, क्योंकि प्रमोटर का हमने एकदम एक जो सेक्शन है अलग से बनाया है। पर 2007 फिर 2010 के अंदर जब इन्होंने आंध्र प्रदेश का क्राइसिस देखा तो 2011 में इन्होंने जो अपने जो प्रोडक्ट्स थे उसके अंदर थोड़ी सी वो करनी स्टार्ट करी, डाइवर्सिफिकेशन। माने सिर्फ ये माइक्रो फाइनेंस प्लेयर नहीं रहे, जो बाकी डिफरेंट कैटेगरीज थे उसके अंदर भी एंटर करना स्टार्ट करे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 2011 के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर आए। 2013 के अंदर दे एंटर्ड द स्मॉल बिजनेस लोन्स
2017 के अंदर फिर कमर्शियल व्हीकल में, एंड साथ साथ 2018 के अंदर जो MSE फाइनेंस है उसके अंदर आए। एंड जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने से पहले दिस वाज एन NBFC, एंड ये थ्री जो सेपरेट डिविजन्स है उसके अंदर काम करते थे। तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग हमेशा एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो जब ये बैंक बना था तो ऑलमोस्ट 2015-2016 में 2015-2016 में इसको लाइसेंस मिला था। बट इसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं एज एन NBFC, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या है कि एक कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है और वो कितने एसेट्स यूज कर रही है, बेसिकली प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में रिटर्न ऑन एसेट जरूर देखनी चाहिए कि कंपनी अपने एसेट्स के ऊपर कितना पैसा कमा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एज एन NBFC इक्विटास ऑलमोस्ट 5.9% 2011 में, 2013 में 2.3%, 2014 में 3.2%, 2015 में 3% के आसपास, एंड 2016 में भी 3% के आसपास कमा रहा था रिटर्न ऑन एसेट, जो मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छा है। तो 2 या फिर 2.5% से ज़्यादा अगर आपका ROA हो, स्पेशली अगर ऐसी कंपनी के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस हो, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा रहता है। एंड बैंक्स के अंदर अगर वो 1.5% से ज़्यादा हो तो मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये हमारे फिल्ट्रेशन क्राइटेरियाज भी SOIC में जब हम एक बैंकिंग कंपनी देखते हैं। तो यहाँ पे की इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रही है बैंक की, कि जब ये 2016 के अंदर इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला, तो उस टाइम पे जो इनका सोर्सेज ऑफ फंड्स थे, माने कहाँ से पैसा लेते थे, तो अभी हम बात करने वाले फर्स्ट बकेट की, दैट इज लाइबिलिटीज। तो उस टाइम पे जो पैसा लेते थे ये बैंक से लेते थे, और उस वजह से इनका जो सोर्सेज ऑफ फंड्स थे या फिर जो इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स थे वो थोड़े ज़्यादा होते थे, क्योंकि डिफरेंट जो बैंक है उनसे बोरो कर रहे थे। उसके बाद जब इनको लाइसेंस मिल गया स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो इन्होंने ट्रांजिशन करके होलसेल डिपॉजिट्स पे आए। अब यहाँ पे समझते हैं कि लाइबिलिटीज़ के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं कि आप कहाँ से एक बैंक पैसा उठा सकता है। एक तो एक बैंक जो दूसरे बैंक से उनसे भी ले सकते हैं। सेकंड, एक बैंक जो होलसेल डिपॉजिट्स हैं उनसे ले सकते हैं। होलसेल डिपॉजिट्स में मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रस्ट हैं, उनसे आपने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट ले लिया, माने 200 to 250 करोड़ के आसपास। पर होलसेल डिपॉजिट में क्या होता है प्रॉब्लम, कि बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होती। माने ये लोग बेसिकली जो यील्ड है उसको चेज कर रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट रेट मिल जाए। फिर थर्ड जो सोर्स होता है आपका, दैट इज कासा, माने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, दैट इज का एंड सा। ये सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा स्टिकी सोर्स ऑफ फंड होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप से पूछिए, अगर आप एक बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उसको बहुत रेयरली बंद कराएंगे। जैसे मेरा एक सेविंग्स अकाउंट खुला हुआ है पंजाब एंड सिंध बैंक में, मैंने आई थिंक लास्ट 3-4 ईयर से यूज़ भी नहीं करा, फिर भी उसमें मेरे कुछ 15-20,000 पड़े हुए हैं, एंड मैं वहाँ पे बंद करवाने नहीं जाता, क्योंकि बंद करवाने का भी अलग ही एक पूरा प्रोसेस होता है। तो का एंड सा बहुत ज़्यादा एक स्टिकी सोर्स ऑफ फंड होता है। फिर एक और सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, दैट इज टर्म डिपॉजिट्स। तो टर्म डिपॉजिट्स भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ फंड है, बट टर्म डिपॉजिट्स यूजुअली कासा से महंगा होता है, तो कासा सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फंड होता है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी देखते हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली जो कोटक बैंक में उनके एक फॉर्मर एम्प्लॉय थे बाय द नेम ऑफ मुरली वैद्यनाथन, उनको भी पोच कर लिया, आई थिंक उनको हायर करा था। एंड जो मुरली वैद्यनाथन है, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका कासा रेशियो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होते जा रहे हैं। क्योंकि कोटक बैंक की अगर हम कासा की स्ट्रैटेजी देखें तो कोटक ने भी क्या करा था कि अपने जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर करा था। इक्विटास भी इस टाइम पे सेम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पर साथ साथ जो इनके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ चेक करते हैं एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स की, जो सेविंग्स अकाउंट पे है उसमें आप कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, तो बाकी बैंक से कंपैरिजन करो तो इक्विटास ऑलमोस्ट 7% के आसपास ऑफर कर रहे हैं, एंड जो सिटी यूनियन बैंक है ऑलमोस्ट 4 to 4.5% के आसपास करता है। वेराज अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें वो इस टाइम पे 2.5 to 3% के आसपास ऑफर कर रहे हैं। एंड साथ साथ इस टाइम पे अगर मैं HDFC बैंक की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 4% के आसपास दे रहे हैं सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। विराज अगर मैं टर्म डिपॉजिट्स की बात करूं तो यहाँ पे इक्विटास ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास दे रहे हैं फॉर टर्म डिपॉजिट्स ऑफ लेस देन 3 years। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कासा है, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम लास्ट 1-2 years में देखते हैं तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कासा है एज अ परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटीज FY20 में 21% था, विराज Q2 FY21 में 25% हुआ,
Q3 FY21 में 25% हुआ एंड Q1 FY22 में जो लेटेस्ट क्वार्टर है इसके अंदर ऑलमोस्ट 40% के आसपास आ गया। तो एक्चुअली में इनके सोर्सेज ऑफ लाइबिलिटीज में जो कासा है जो माने बहुत ज़्यादा स्टिकी है उसका एज अ पोर्शन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बैंक्स के अंदर होना। अगर हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं और मतलब इनके जैसे जो और बैंक्स है उनका कितना कासा है, तो यहाँ पे पता लगता है कि अगर हम डीसीबी बैंक को देखें तो अगर यहाँ पे डीसीबी बैंक को देखें तो उनका 23% के आसपास है। इंडसइंड बैंक जो 1994 से है उसका 42% के आसपास कासा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का 20% के आसपास है। यहाँ तक जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका भी 26% है। फिर जो आरबीएल बैंक है जो 2010 के अंदर एकदम ही पूरा रिवैम्प हो गया था उसका भी 33% के आसपास है। फिर जो सिटी यूनियन बैंक है उसका 29% के आसपास है। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, माने लाइबिलिटी साइड पे जो मेरे कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटते जा रहे हैं। आई थिंक लेटेस्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6.8 to 6.9% के आसपास आ गए, ऑलमोस्ट 8.3 8.4% से, जो एक काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। अब ये इंप्रेसिव चीज़ क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं एक्चुअली में एनबीएफसीज के साथ भी compete कर रहे हैं। एंड क्योंकि एनबीएफसीज कासा नहीं रेज कर सकती तो एनबीएफसीज के कंपैरिजन में इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है एनबीएफसी से कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो सिमिलर एनबीएफसीज है उनके साथ अगर हम इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स का कंपैरिजन देखते हैं देन वी गेट टू नो कि अगर हम यहाँ पे जो इंडो स्टार है उसका अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड्स देखें तो 9.4% के आसपास है। यहाँ तक जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है उसका 7.5% है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 7.7% है। इक्विटास का 6.97% है। फिर चोला मंडलम का 6.1% है। चोला मंडलम क्लियरली एक आउटलायर है क्योंकि मेरे ओपिनियन में बजाज फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस के बाद अगर इंडिया में कोई एनबीएफसी है जिसने वेल्थ क्रिएशन करी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है दैट इज चोला मंडलम ओनली। एंड अगर हम यहाँ पे पूरा सोर्सेज ऑफ लाइबिलिटीज देखते हैं तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में जैसे हमने पहले भी बात करी थी ऑलमोस्ट जो 80% ऑफ लाइबिलिटीज है दैट इज कमिंग फ्रॉम टीडीज एंड कासा, माने टर्म डिपॉजिट और कासा। बाकी सारे जो सोर्सेज हैं बेसिकली रीफाइनेंस से आ रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट डेट है इन सबसे आ रहे हैं, बट आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के की वेरिएबल सीखने हैं, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंस के हमने जितने भी डिफरेंट की वेरिएबल्स हैं, दिसंबर के अंदर हमने ऑलमोस्ट एक 3.5 to 4 आवर्स का वेबिनार करा था जिसके अंदर हमने उस टाइम पे आवास फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, कैनफिन होम्स इन सारी कंपनीज की बात करी थी, उसके अंदर हमने सिखाया था। एंड साथ साथ अगर आपको एसओआईसी की लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, जैसा अगर यहाँ पे आप अक्टूबर का स्केड्यूल देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर को हमारी क्लास है ऑन हाउ टू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो एंड साथ साथ पोजीशन साइजिंग है वो कैसे मैटर करती है। साथ साथ जो 9 अक्टूबर है उसमें हमारी एक बुक रीडिंग की भी क्लास है। 16 अक्टूबर को फिर हमारी एक बुक रीडिंग की क्लास है एंड 30 अक्टूबर को हमारा एसओआईसी स्टूडेंट्स के लिए वेबिनार भी है ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि हमें लगता है इज ऑन अ कस्प ऑफ द टर्न अराउंड। सो एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर जितने भी पुराने वेबिनार्स हैं एंड एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर जितना भी इंटेंसिव कोर्स का मटेरियल है, माने फाइनेंशियल रेशियोज या डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड अलॉन्ग विद अ प्रोप्राइटरी चेकलिस्ट, जिससे आप डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर चेकलिस्ट लगा के आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। लिंक टू द मेंबरशिप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग बैक टू इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो अभी हमने इसकी जो लायबिलिटीज है उसकी बात करी कि कैसे अपने पीयर्स से ये सुपीरियर है लाइबिलिटीज में एंड कैसे ये एनबीएफसी से भी सुपीरियर है कुछ एस्पेक्ट्स में, क्योंकि अंडरराइटिंग क्वालिटीज के पास एनबीएफसी वाली है, वैसे जो उसके कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो बैंक्स वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सुपीरियर एडवांटेज है। अब हम एसेट्स की बात करते हैं, तो एसेट साइड का मतलब कि ये लोन कहाँ पे देता है। तो पहला हम देखते हैं, पहले टाइप ऑफ इनके लोन्स हैं जो बेसिकली जो स्मॉल बिजनेस लोन्स हैं उनके लिए। सेकंड टाइप के जो इनके लोन्स है दैट इज फॉर माइक्रो फाइनेंस। थर्ड टाइप के अगर हम इनके लोन प्रोडक्ट देखते हैं दैट इज व्हीकल फाइनेंस। व्हीकल फाइनेंस के अंदर जो न्यू व्हीकल्स हैं, जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनके लिए करते हैं। फिर एमएसई फाइनेंस है, कॉर्पोरेट लोन्स है एंड अदर्स है। एंड यहाँ पे अगर हम इनकी यील्ड्स चेक करते हैं, बेसिकली कितना परसेंटेज ये कमाते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस में ऑलमोस्ट 22% यील्ड है, वेराज जो यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें 18 to 22% है, वेराज जो एमएसई लोन्स है उसमें 17 to 17.5% के आसपास है। एंड एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे अब अगेन मैं आपके साथ एक क्वालिटेटिव चेक करूंगा प्रमोटर का। तो जब माइक्रो फाइनेंस की ऑर्डिनेंस आई थी तो उस ऑर्डिनेंस का क्या पार्ट था, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था ऑर्डिनेंस में कि एक्चुअली में उस टाइम पे आप जो माइक्रो फाइनेंस में आप जो यील्ड चार्ज करते हैं आप 24-25% के ऊपर नहीं कर सकते,
whereas इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक उस टाइम पे ऑलरेडी जो ऑर्डिनेंस का मतलब रेशियो था कि इससे ऊपर आप यील्ड नहीं चार्ज कर सकते, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक उस टाइम पे 0.5% ऑलरेडी उससे कम कर रहा था। तो अगेन ये क्वालिटेटिव फिल्टर है कि आप जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं करना चाहते, माने कस्टमर को भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट। सेकेंडली अगर यहाँ पे अगर हम एसेट साइड के अंदर देखते हैं तो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है कि आज अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछेंगे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा प्लेयर है, सब बोलते हैं कि इट्स अ माइक्रो फाइनेंस प्लेयर, बट एक्चुअली में माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो है ही नहीं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का प्रोडक्ट मिक्स कब का शिफ्ट हो चुका है। माइक्रो फाइनेंस एक टाइम पे 30-40% होता था एसेट साइड का, आज लेस देन 17% है। माइक्रो फाइनेंस का मैंने जो आपको रिस्क समझाया था पहले, वो रिस्क स्टैंड करता है, क्योंकि जिन कंपनीज में माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो ज्यादा है उनको उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है इस टाइम पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। क्योंकि क्यों नहीं मिल रहा, यहाँ पे एक बार हम डिफरेंट प्लेयर्स को देखते हैं। पहला मैं आपको दिखाता हूँ जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें माइक्रो फाइनेंस बहुत कम है, तो उसमें जो आपका व्हीकल लोन्स है वो बहुत ज़्यादा है एंड जो स्मॉल बिजनेस लोन्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आज मोर देन 4 to 5 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट बोल रही है कि आप जो बैंकिंग की जो लाइबिलिटी है उसका तो फायदा उठा रहे हैं कि आप मतलब बैंक बन के आपने अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स चीप कर लिए, विराज जो उस फंड की डिप्लॉयमेंट है वो भी आप अच्छे एरिया में कर पा रहे हैं सिवाय माइक्रो फाइनेंस के। एंड साथ साथ अगर हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक और चीज देखते हैं तो 81% जो इनके एसेट्स हैं डाटा सिक्योर्ड, माने एक टाइम पे इनके जो सिक्योर्ड लोन्स थे वो 50-55% थे, बट आज 81% के आसपास आ गए। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं तो उसके मोर देन 65% ऑफ द लोन्स जो है दोज आर बेसिकली अनसिक्योर्ड, माने जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं। इस वजह से जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको भी मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देता। अगर हम उसका भी प्राइस टू बुक देखेंगे तो उसका प्राइस टू बुक भी काफी कम है। मेरा जो एक और जो रिसेंटली लिस्टेड माइक्रो फाइनेंस बैंक है बाय द नेम ऑफ सर्वोदया माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो सर्वोदया के केस में भी इनका जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है दैट इज मोर देन 60% ऑफ द इंटायर लोन बुक। इस वजह से उसको भी सिर्फ 1 टाइम प्राइस टू बुक मिल रहा है। Whereas Equitas is moving towards AU Small Finance Bank in terms of assets। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे शायद से। Equitas Small Finance Bank में अगर इनके जो स्मॉल बिजनेस लोन्स है अगर हम उनको देखते हैं तो ऑलमोस्ट 25% से आज 45% के आसपास आ गए। तो स्मॉल बिजनेस लोन को भी अंडरराइट करना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि बेसिकली आप उन लोगों के जो लोन्स अंडरराइट कर रहे हैं जिनका इनकम का कोई कभी कभी प्रूफ ही नहीं होता। तो आपके पास एक पूरा बेसिकली आपका जो सिस्टम होना चाहिए। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक अच्छी चीज और भी है कि जो DSAs हैं, माने जो भी लोन्स के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं उनके थ्रू लोन्स नहीं सोर्स करते, पूरी सोर्सिंग इज इन हाउस। तो बेसिकली जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर कोई किराने वाला है तो जो किराने वाले के जो मंथली कैश फ्लोज हैं खुद ही एस्टिमेट करेंगे। यहाँ तक अगर जो किराने वाले का सप्लायर है उससे भी बात करेंगे इसके मंथली कैश फ्लोज क्या है, एंड उसके बेसिस पे इन्होंने अपने प्रोप्राइटरी मॉडल्स बिल्ड कर रखे हैं। तो ये तो इनकी एसेट साइड है। एंड एसेट साइड में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मार्केट्स बेसिकली इस कंपनी को वैल्यूएशंस तभी देंगी व्हेन इट कैन डेमोन्स्ट्रेट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब नहीं होती। तो जब हम एसेट साइड की बात करते हैं तो हमें एनपीएस और जीएनपीएस की भी बात जरूर करनी चाहिए। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3.3% के आसपास थे FY17 में, जो FY21 में 3.59% के आसपास है। वैराज जब मैं एनएनपीए की बात करता हूँ तो एनएनपीए इस टाइम पे 1.52% है, जो FY17 के अंदर ऑलमोस्ट 1.51% के आसपास थे। तो ये तो इनकी एसेट साइड के बारे में था कि किस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उसमें ये लेंड करते हैं। नो डाउट थोड़े से ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पे थोड़ी सी रिस्की लेंडिंग प्रोपोजिशन है, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम इनकी रिटर्न ऑन एसेट और जब हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करेंगे तब आप समझ पाएंगे क्यों इनका मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रोप्राइटरी वाइज। तो अब हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट क्यों करती है। तो ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करने के 5 बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन है कि आज भी लोग सोचते हैं कि दिस इज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बट एक्चुअली में माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं है। मैंने आपको बताया इस कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स पूरा चेंज हो गया। तो माइक्रो फाइनेंस आज लेस देन 17% है। जैसा कि हम यहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल स्निपेट में भी देख सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल स्निपेट Q1 FY18 का है, तब इन्होंने गाइड करा था कि 30% जो माइक्रो फाइनेंस है हमारे पोर्टफोलियो का, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटते जाएगा, जो आज हमें देख भी पा रहे हैं कि लेस देन 17% हो गए। सो दिस इज कि मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक।
सेकेंडली अगर हम यहाँ पे चीज़ देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट क्यों करती है, तो सेकेंड मेन रीज़न क्या है कि एक्चुअली में मल्टीपल हेडविंड्स रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर लास्ट 3-4 ईयर्स में। क्या क्या हेडविंड्स रहे हैं कि एक तो डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर एक साइक्लोन गाजा आया, क्योंकि जो तमिलनाडु है इनकी वन ऑफ द मेन जोग्राफीज है, तो वहाँ पे साइक्लोन आया था, तो वो भी एक रिस्की था। एंड साथ साथ अब पैंडेमिक आ गया। थर्ड रीज़न क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ऑफ इनिशियल हाई कॉस्ट ड्यू टू ब्रांच एक्सपेंशन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। तो जब ये 2017 के अंदर एनबीएफसी से बैंक बना, तो उस टाइम पे कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया था। हम यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखते हैं, जिसका मतलब है कि जो मेरा ओपेक्स है एज अ परसेंटेज ऑफ माई इनकम कितना है, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हो गया था। अब इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला की रीज़न क्या है कि जब आप बैंक बनते हैं तो जो आपका कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स होता है, कि अगर आपको डिपॉजिट्स लेने हैं कस्टमर से, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता है, क्योंकि आप पहले एनबीएफसी थे। सेकंड क्या रीजन था कि इन्होंने ब्रांचेस काफी सारी सेटअप करी, आई थिंक मोर देन 250 to 300 ब्रांचेस सेटअप करी। एंड थर्ड क्या रीजन था कि इन्होंने एम्प्लॉइज काफी हायर करे, तो इनका जो ओपेक्स था ऑलमोस्ट 15 to 20% के CAGR पे ग्रो कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखते हैं, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑलमोस्ट 76% के आसपास आ गया था 2018 में, जो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 58% के आसपास आ गए। एंड अगर यहाँ पे इनके बैंकिंग टच पॉइंट्स देखते हैं, तो बैंकिंग टच पॉइंट्स आज ऑलमोस्ट 861 ब्रांचेस के आसपास आ गई है, जो इन्होंने लास्ट 3-4 ईयर्स में काफ़ी फास्ट पेस पे ब्रांचेस ओपन करी है। एंड अगर हम यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं इस कंपनी के क्रेडिट कॉस्ट को, तो क्रेडिट कॉस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल हेडविंड्स 1.5% के आसपास चला गया था। तो इसको समझाने से पहले क्रेडिट कॉस्ट की हम एक डेफिनेशन देखते हैं बहुत ईजी, कि मतलब क्या है। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली मीन्स प्रोविजंस अपॉन एवरेज ग्रॉस एडवांसेस, कि आप कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं अपने प्रोविजनिंग के अंदर, कितना सारा आपका बैलेंस शीट में कितना प्रोविजनिंग आपको मेंटेन करना पड़े। जितना कम है क्रेडिट कॉस्ट उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उस टाइम पे इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी एलिवेटेड था, बट एक्चुअली में इंडस्ट्री में फिर भी बेस्ट ही था। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से इनकी जो रिटर्न रेशियोज थी वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस थी। एक यहाँ पे और भी रीजन है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस चीप वैल्यूएशन पे अच्छी क्वालिटी का बैंक यूजुअली मिलना नहीं चाहिए, कि एक एनबीएफसी और बैंक की जो अकाउंटिंग होती है उनमें फ़र्क होता है। तो इस बार जब Q1 FY22 के नंबर्स आए, तो एक्चुअली में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ गई थी। उसके पीछे क्या रीज़न है कि चोलामंडलम और अगर हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखें, तो बेसिकली इनके पीयर्स हैं, वेराज उनके नंबर्स भी सिमिलर ही थे, बट उनमें एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस था। मैं आपको समझाता हूँ अगर आप समझना चाहते तो पहला फ़र्क यह है कि जब भी 90 डेज के आसपास अगर आपका कस्टमर एक भी अगर आपको EMI नहीं पे करता, तो बेसिकली दैट एसेट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पर बैंक के केस में क्या होता है, अगर 90 डेज में अगर एक सिंगल इंस्टॉलमेंट भी पे होती है, फिर भी आपको उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सारी EMIs नहीं पे हुई। वेराज एनबीएफसी के केस के अंदर क्या है, अगर 90 डेज के अंदर एक भी सिंगल मंथली इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है, तो आप उसको स्टैंडर्ड एसेट दिखा सकते हैं, माने आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं दिखाना पड़ेगा। मेरे ओपिनियन में चोलामंडलम, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और इस कंपनी के रिजल्ट्स में इतना फर्क नहीं था, पर क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क था, इस वजह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग दिखानी पड़ी एंड NPAs भी ज़्यादा दिखाने पड़ गए। तो ये भी एक की इनसाइट है जो आई थिंक काफ़ी कम इन्वेस्टर्स आई थिंक इस पर्सपेक्टिव के थ्रू सोच रहे हैं। तो ये दो रीजन है कि अपॉर्चुनिटी क्यों एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे हम प्रमोटर क्वालिटी की बात करते हैं। तो प्रमोटर क्वालिटी तो यहाँ पे हमने जैसे बात करा वासुदेवन है, तो अब अगर हम बात करते हैं वासुदेवन की, तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ द बैंक। एंड साथ में यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है, पहली चीज़ तो इनका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है कि चोलामंडलम के अंदर इन्होंने काम करा है। एंड चोलामंडलम मेरे ओपिनियन में आज इंडिया की टॉप 3 NBFCs के अंदर आती है। सेकेंड यहाँ पे क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि जस्ट लाइक द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस विच इज़ मिस्टर नारायण मूर्ति, सिमिलरली इन्होंने क्या डिसाइड करा हुआ है कि जो बैंक का लोएस्ट पेड एम्प्लॉय है ये उससे 40x ज़्यादा सैलरी नहीं लेंगे। एंड थर्डली यहाँ पे एक और क्या क्वालिटेटिव फिल्टर हमारा मैच होता है कि 2010 के अंदर जो सेक्वा फंड है विच इज़ अगेन अ प्राइवेट इक्विटी, उसने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा था। अब प्राइवेट इक्विटीज़ के ब्लोअप्स भी होते हैं, बट आई थिंक प्राइवेट इक्विटी जो 2010 के अंदर इन्वेस्ट करा था, जैसे हम यहाँ न्यूज़ में भी देख सकते हैं, तो अगेन सेक्वा के भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स होते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड लास्टली अगर हम यहाँ पे अगर हम क्वालिटेटिव फिल्टर्स लगा के देखते हैं, तो जब
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंड जब तक मैंडेटरी भी नहीं होता कि कुछ परसेंटेज का आपको करना ही करना है, तभी भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऑलमोस्ट 5% ऑफ द प्रॉफिट अपने सेट असाइड कर दिए थे फॉर CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो 4-5 चीज़ें जो हमें ये बताती हैं। इन साथ साथ एक और क्या क्वालिटेटिव फिल्टर है कि जब आंध्र प्रदेश की ऑर्डिनेंस आने से पहले ही जो इनका माइक्रो फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट था जिसपे ये लेंड कर रहे थे, वो ऑलरेडी ऑर्डिनेंस से माने जो RBI ने रूल निकाला था उससे ऑलरेडी 500 बेसिस पॉइंट्स कम था, which is again very rare to see। आज जो हमारा क्वालिटेटिव फिल्टर है कि जब RBI की जो ऑर्डिनेंस आई थी आंध्र प्रदेश क्राइसिस के बाद कि माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स इससे ऊपर लेंड नहीं कर सकते इस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट से, तो ऑलरेडी इनका जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड कर रहे थे वो ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट्स कम था, माने 0.5% के आसपास कम था। तो अगेन ये क्वालिटेटिव फिल्टर्स हैं। एंड और अगर हम क्वालिटेटिव फिल्टर्स देखते हैं, अगर हम इस कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट टीम है अगर उसके अंदर हम देखते हैं तो पहला तो प्रमोटर खुद ही है वासुदेवन। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो मिस्टर मुरली वैद्यनाथन है जो एक्स कोटक है वो भी है। तो बहुत ज़्यादा जो मतलब अगर इंटरनेट साइड भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो सेल्फी करके भी इन्होंने कैंपेन निकाला है कासा मोबिलाइज करने के लिए एंड जो टर्म डिपॉजिट्स है उसको भी मोबिलाइज करने के लिए। साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जो पहले चोलामंडलम में भी काम कर चुके हैं वो भी यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे बैठते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप लिंक्डइन भी चेक करते रहते हैं तो आपको पता लगेगा कि टॉप मैनेजमेंट एक्चुअली में जो पहले बहुत अच्छी बिजनेस कंपनीज थी उनमें ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो ये तो क्वालिटेटिव फिल्टर्स हैं। क्वालिटेटिव फिल्टर्स के अकॉर्डिंग ये बैंक एक्चुअली में मेरे लिए तो पास हो जाता है क्वालिटेटिव चेक्स में। लास्टली अगर हम यहाँ पे हम थीसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या थीसिस है कि इस बैंक के अंदर अब ब्रांचेस सेटअप हो चुकी हैं एंड इनका जो बेसिकली पर एम्प्लॉई अगर हम AUM चेक करते हैं तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से ऑलमोस्ट अभी भी इनका पर एम्प्लॉई AUM 30 to 40% लेसर है। तो इसका क्या रीजन है कि पहले ब्रांचेस सेटअप कर रहे थे लास्ट 2-3 ईयर्स में, अब इन्वेस्टमेंट फेज ओवर हो चुका है। अब क्या फेज है? ऑपरेटिंग लेवरेज का फेज। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेज ओवर हो चुका है, ब्रांचेस सेटअप हो चुके हैं, मेरा कॉस्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में क्या आएगा कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे मेरा कॉस्ट टू इनकम घटते जाएगा। जैसे जैसे मेरा कॉस्ट टू इनकम घटते जाएगा वैसे वैसे बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्ड होते रहेगी। क्योंकि जब मेरे कॉस्ट फिक्स्ड हो गए एंड जो मेरी इनकम है तो कॉस्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है और इनकम आ रही है, तो उसकी वजह से मेरा जो इनकम का जो इंक्रीज है या जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का इंक्रीज होएगा दैट विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। माने पी पॉप या प्री जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट आ सकता है, जिसकी वजह से और क्या हो सकता है अगर वेव 3 नहीं आती कोविड की तो रिटर्न ऑन एसेट जो एक की मेट्रिक है जैसे मैंने आपसे बात करी थी माने नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है। मेरे ओपिनियन में मेरे को ऐसा लगता है कि इनका रिटर्न ऑन एसेट मोर देन 2% क्रॉस कर जाएगा FY23 में, विच अगेन ऐसा कोई भी बैंक नहीं है हमारी कंट्री में जो 2% से ऊपर रिटर्न ऑन एसेट करे और उसको प्राइस टू बुक लेस देन 2.5 टाइम्स मिले। अगर आप हिस्ट्री में भी जाके देख सकते हैं नॉन माइक्रो फाइनेंस में ऐसा कोई भी बैंक नहीं है। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बैंक एंड यही हमारी थीसिस है इसके अंदर। एंटी थीसिस क्या है? एंटी थीसिस इज बेसिकली कोविड की वेव 3 आ जाए जिसकी वजह से MSMEs और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए या फिर और ज़्यादा यहाँ पे डिसरप्शन आ जाए। एंड एंटी थीसिस का एक और पॉइंटर यहाँ पे यही रहता है कि बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है उसके अंदर अट्रेशन होने लग जाए। तो जस्ट एज ए डिस्क्लोजर वी आर इन्वेस्टेड इन इक्विटास होल्डिंग्स एंड हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं इक्विटास होल्डिंग्स में। एंड इक्विटास होल्डिंग्स की जो एक्सटेंडेड वीडियो है वो हमने SOIC स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो आपके डैशबोर्ड पे अपलोड कर दी गई है। So this was our conclusion and Equitas Small Finance Bank equally attractive लगता है इस valuations में, पर Equitas Holdings में actually में एक special situation है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वहाँ पे एक तरीके का रिवर्स मर्जर हो रहा है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये तो था Equitas Small Finance Bank का एनालिसिस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये एनालिसिस कैसे लगा। एंड साथ साथ आप मेरे को ये भी ज़रूर बताइए कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए। तो हम लोग बेसिकली सोच रहे थे जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है उसका पूरा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ जितने भी लोग ये सीखना चाहते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स भी सीखना चाहते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स के, हम उस पर भी एक वीडियो की पूरी सीरीज निकालने वाले हैं। एंड साथ साथ हम हफ्ते के अंदर एक कंपनी का भी एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट कंपनी हम कौन सी एनालाइज करें आप हमें ये भी बता दीजिए। क्या हम तत्वा चिंतन को एनालाइज करें, क्या हम या फिर हम मैस्टेक को एनालाइज करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर लेके जाएं। चाहे आप इंडस्ट्री की थोड़ी नॉलेज लेके जाएं, जैसे लास्ट टाइम हमने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नॉलेज दी, इस बार हमने आपको माइक्रो फाइनेंस की नॉलेज दी, उससे पहले हम आपको केमिकल्स की भी दे चुके हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की दे चुके हैं। एंड मैं भी वही चीज़ कंज्यूम करना चाहूँगा जो आप इस टाइम पर कंज्यूम कर रहे हैं।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.